जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 28 जून 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वोनालू महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य में वोनालू महोत्सव 2025 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। तो इसका जो आयोजन है यह तेलंगाना के हैदराबाद, सिकंदराबाद और जो गोलकुंडा किला है यहाँ पर किया गया है। इस महोत्सव में जो महिलाएं होती हैं वो अपने सिर पर पके चावल, गुड़, दही और नीम के पत्ते ले जाती हैं और देवी को समर्पित करती हैं। ठीक है, तो ये परंपरा है इस महोत्सव के दौरान। दोस्तों, इस महोत्सव में एक विशेष प्रकार के नर्तक भी देखे जाते हैं जिन्हें पोथा राजू बोला जाता है और यह महोत्सव आषाढ़ मास में मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और ये महोत्सव देवी महाकाली को समर्पित है। यहाँ पर एक महोत्सव की बात हुई है, उत्सव की बात हुई है, तो भारत में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख उत्सव महोत्सव डिस्कस करते हैं। जैसे तेलंगाना में वोनालू महोत्सव तो मनाया ही जाता है, इसके अलावा बथुकम्मा भी यहीं पर मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी, केरल में मनाया जाता है ओणम, विशु और त्रिशूर पूरम, असम में मनाया जाता है बिहू, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर गुड़ी पड़वा, तमिलनाडु में पोंगल और उत्तर भारत में छठ पूजा मनाया जाता है। विशेषकर जो बिहार का इलाका है वहाँ पर छठ पूजा का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है। मेघालय की बात करें तो वांगला महोत्सव, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है मोपिन महोत्सव। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि स्टडी करके ऐप पर 6 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है और ये ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इसमें वो सभी टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे नेशनल करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स और जितने भी आपके टॉपिक ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उन सभी को कवर किया गया है। तो इसमें थ्योरी और MCQs दोनों हैं, तो 200 MCQs भी आपको मिल जाएंगे। तो इस ई बुक को अगर प्राप्त करना है तो उससे पहले ऐप को डाउनलोड करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर उसमें आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025 में पहला स्थान किसने हासिल किया है। आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप है 2025 वाली, इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में जो कलिंग स्टेडियम है वहां पर किया गया है। इसकी मेडल टैली की अगर हम बात करें तो कर्नाटक पहले, महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। कर्नाटक ने कुल 41 मेडल जीते हैं, महाराष्ट्र ने 17 और तमिलनाडु ने 16 मेडल जीते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स की बात हुई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मुंबई में जो वानखेड़े स्टेडियम है उसमें रोहित शर्मा स्टैंड का कुछ समय पहले उद्घाटन किया गया था। तमिलनाडु के जो LR श्रीहरि हैं वह भारत के 86वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में अभी हाल ही में शतरंज पर रोक लगा दी है। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। मोहन बागान सुपर जायंट्स ने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है और इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं जेम्स एंडरसन, उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है या नाइटहुड का सम्मान दिया गया है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सलखन जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है जिसे विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो यह स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची है उसकी संभावित सूची में शामिल किया गया है, यानी आने वाले समय में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा सकता है। तो सलखन जीवाश्म पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है और यह जो जीवाश्म पार्क है यह स्थित है सलखन गांव, सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है ये सलखन जीवाश्म पार्क।
और दोस्तों यहाँ पर 160 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म भी पाए गए हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। कुछ समय पहले यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में कुछ और नाम जोड़े गए थे इंडिया के, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो अभी 2025 में ही ये जोड़े गए हैं, जैसे इसमें मुदुमल महापाषाण मोनहेर तेलंगाना और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है। अशोक के शिलालेख ये विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, इनको भी संभावित सूची में शामिल किया गया है। 64 योगिनी मंदिर ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है, इनको भी शामिल किया गया है। गुप्तकालीन मंदिर ये उत्तर भारत में है और बुंदेलों के महल और किले ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, तो इनको भी यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया है कुछ समय पहले। यूनेस्को की बात हुई है तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्थापित किया गया था 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय है इसका पेरिस, फ्रांस में। ऑड्रे आजोले इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। मेंबर हैं इसके 193 और 11 इसके सहयोगी सदस्य भी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गुवाहाटी में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है। गुवाहाटी कहाँ है? आप सभी को पता है कि ये असम राज्य में है। तो गुवाहाटी में स्थित है कामाख्या देवी मंदिर। तो यहीं पर दोस्तों अभी हाल ही में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है 22 जून से लेकर के 26 जून तक। ठीक है, और यह जो मेला है ये देवी के मासिक धर्म का एक प्रतीक माना जाता है। तो इन दिनों में मंदिर में पूजा नहीं होती है और जो साधक होते हैं वो मंदिर के बाहर से पूजा करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो अंबुबाची मेला है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक मेले की बात हुई है तो चलिए भारत के कुछ प्रमुख मेले डिस्कस करते हैं। जैसे कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, श्रावणी मेला देवघर झारखंड में और पूर्णागिरि मेला टनकपुर उत्तराखंड में। सोनपुर मेला बिहार में आयोजित होता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। पुष्कर मेला राजस्थान में, सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में, हेमेस गोम्पा मेला लद्दाख में, गणगौर मेला जयपुर राजस्थान में और नौचंदी मेला मेरठ उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह अरलम केरल में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य है केरल के कन्नूर जिले में, यहाँ पर भारत का पहला तितली अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। यह जो अभ्यारण्य है यह 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये जो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे स्थापित कब किया गया था? 1984 में। और दोस्तों ये जो तितली अभ्यारण्य बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है? तितलियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करना। पर्यावरण की बात हुई है तो पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिमलीपाल जो कि ओडिशा में है ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टू टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलक काना नामक तितली की नई प्रजाति पाई गई है। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य अभी हाल ही में बना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है? आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, तो ईरान की संसद ने ये कहा है कि वो अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये प्रस्ताव अभी हाल ही में वहाँ की संसद में पारित किया गया है। तो ईरान की जो संसद होती है उसे मजलिस बोला जाता है, तो मजलिस में ये प्रस्ताव अभी हाल ही में पारित किया गया है। बात करते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की। तो इसे 1957 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ाना और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। इसके मेंबर हैं 178। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य रहा है। इसका कार्य है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण, सुरक्षित और संरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना। बात आई है यहाँ पर ईरान की, तो ईरान के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई। राष्ट्रपति कौन है? मसूद
पेजेस्कियन, और करेंसी क्या है, ईरानी रियाल। यहाँ पर कुछ प्रमुख रेगिस्तान हैं जैसे दस्त ए कबीर और दस्त ए लूत। पड़ोसी देश हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और तुर्की। दोस्तों, ईरान की सीमा आपको याद रखना है कि कैस्पियन सागर से भी लगती है और यहाँ पर पर्शियन गल्फ से भी लगती है, यानी कि फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगती है। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर और पर्शियन गल्फ से लगती है, तो वो कौन है, ईरान है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी अमरावती में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती है, वहाँ पर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्थापित की जानी है और इसको जनवरी 2026 तक शुरू किया जा सकता है। और दोस्तों, ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्थापित की जा रही है अमरावती में, यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM के द्वारा लॉजिकल क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर भी स्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। बात हुई है यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो यह क्या होता है? तो यह एक उन्नत तकनीक है जो क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है। यह पारंपरिक कंप्यूटरों से अलग तरीके से डेटा को प्रोसेस करता है। बहुत ही बारीकी से इस तकनीकी में डेटा को प्रोसेस किया जाता है और इसका उपयोग दवा खोज और जेनेटिक रिसर्च करने में, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वित्तीय डेटा विश्लेषण, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। 2025 की प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थापित होगा। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में। ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारत की पहली ATM वाली ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन डेटा सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में ग्रीन डेटा सेंटर का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो ये शिलान्यास CM योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है। यह परियोजना सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ESDS की साझेदारी से बन रही है। यहाँ पर 30 मेगावाट क्षमता वाला आधुनिक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य ये है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश में 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो कानपुर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन एटा जिले के मलावन गांव में हुआ है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए बफर से सफर योजना शुरू हुई है। भारत का छठवां सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थापित होगा। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक के साथ मिलकर के यूपी ग्रीस और AI प्रज्ञा पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लखनऊ में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, भारत में विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 आयोजित किए जाएंगे। तो 2029 में इसका 23वां संस्करण आयोजित होगा और इसका आयोजन होगा अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर केवड़िया में। ठीक है, तो ये जो 2029 विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल हैं, ये गुजरात राज्य में आयोजित किए जाएंगे। इसमें दुनिया भर के 70 से अधिक देश शामिल होंगे और इसमें हजारों पुलिसकर्मी और जो अग्निशमन कर्मी होते हैं और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हुए जो अधिकारी होते हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे। यह खेल हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं। जिस प्रकार से ओलंपिक आयोजित होते हैं उसी प्रकार से ये खेल भी आयोजित होते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली समुद्री गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने अभी हाल ही में सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, यह भारत की पहली समुद्री गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो इसका उद्घाटन 26 जून 2025 को नई दिल्ली में किया गया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा, और इसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्राप्त है। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में वित्तीय अंतराल को भरना और प्रशासनिक नियंत्रण जो है इसका वो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के पास है। ठीक है, तो समुद्री क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की गई है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो ये सभी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी कर का जो ऐप है, यहाँ पर आपको कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें समर 600, तो आपको छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच जो है ये आपको ऐप पर मिल जाएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 किस देश में आयोजित की गई है? चाइना में। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? वाराणसी में। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किन दो देशों ने एक दूसरे पर बैन लगाया है? थाईलैंड और कंबोडिया। नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। एग्जिम बैंक व्यापार सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? 8 अगस्त। कटार कामा एसाला महोत्सव 2025 किस देश में शुरू हुआ है? श्रीलंका। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? शिखर धवन की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? आगरा में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत भ्रमण पर आए विदेशी यात्री डिस्कस करेंगे। जैसे फाहियान, ये चीन से आया था 405 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हैंगसांग आया था चाइना से 630 ईस्वी में और ये हर्षवर्धन के समय आया था। अलबरूनी फारस यानी ईरान से आया था 11वीं शताब्दी में, ये महमूद गजनबी के साथ आया था। मार्को पोलो इटली से आया था 1254 ईस्वी में, ये रुद्रमा देवी यानी काकतीय वंश के समय आया था। इब्न बत्तूता मोरक्को से आया था 1333 ईस्वी में, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। निकोलो कॉन्टी इटली से आया था 1395 में, ये बहमनी दिल्ली सल्तनत काल के समय आया था। अब्दुल रज्जाक ये फारस ईरान से आया था 1440 ईस्वी में, विजयनगर साम्राज्य के टाइम पर ये आया था। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं भारत भ्रमण करने आए विदेशी यात्री। दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा स्टडी कर ऐप है यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। तो जैसे 26 जून का जो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट था उसके ये रिजल्ट हैं, जिसमें स्नेहा वर्मा, निकिता और अमित ने टॉप किया है, यानी कि ये टॉप 3 हैं। आप भी टेस्ट दे सकते हैं, आपका भी नाम यहाँ पर आ सकता है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप पर जो मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक है उनको प्राप्त कर लें। और ऐप पर जो स्पेशल ऑफर है 2024 और 25 की ई बुक के लिए वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल, और ऐप पर आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा दोस्तों आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, और यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ आपके हर एक एग्जाम के लिए।